धोरण 7 विषय हिंदी जैन शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में मैंने बताया था कि हमको लिखित कसौटी जो लिखना है अपनी हिंदी की नोटबुक में, क्रियात्मक में कुछ नहीं करना, मौखिक में नहीं करना था। पुनरावर्तन 2 बोला था, आप लिख देना। तो आज हम क्या करेंगे आज हम लिखित कसौटी के सारे प्रश्नों के उत्तर वो कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। आप हिंदी की नोटबुक में लिखना और साथ में तैयार भी करना। तो चलो, आज पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है। तो कौन कौन सी नदियाँ मिलती है विद्यार्थी मित्रों? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ सागर में मिलती है। दूसरा प्रश्न है कि हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। हरियाली कब दिखाई देती है विद्यार्थी मित्रों? जब बारिश आती है तब दिखाई देती है ना। तो हरियाली वर्षा ऋतु में दिखाई देती है। धरती पर हरी घास उगने लगती है, खेतों में फसलें हरी हो जाती है, लहराती है, पेड़ पौधे हरियाली से झूम उठते हैं, बाग बगीचे जंगलों में हरियाली छा जाती है और सूखे पर्वत भी हरियाली से खिल उठते हैं। ऐसे वर्षा ऋतु में चारों ओर धरती की हरियाली दिखाई देती है। चलो, तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। माल सामान लेकर चोर लोग भाग गए और कुत्ते ने पीछा करके उनका माल सामान वापस कर दिया। चोरों का पीछा किया, जंगल में सारा माल जो गाड़ा था जमीन में वो उस कुत्ते की वजह से में मिल गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा। गाड़ा था जो माल सामान चोर खोदने पर सारा चुराया हुआ माल सामान मिल गया। सेठ जी का खुशी का पार न रहा और सेठ जी ने खुद खुश होकर इस वफादार कुत्ते को क्या किया? मुक्त कर दिया। चलो, अब नया प्रश्न है कि माला में कौन कौन से फूल एक रूप है। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप है। देखो, ये प्रश्न पहले भी आ गया था, साधु कैसा होना चाहिए, और फिर से वापस भी आया। तो 2 बार नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पुनरावर्तन जो है ना 2 उसमें है कि साधु कैसा होना चाहिए। सही बात है। तो 4 प्रश्न ही लिखना। चलो, निम्नलिखित वाक्यों में से विराम चिन्ह लगाइए। बराबर। तो विराम चिन्ह कौन सा होता है मालूम है ना? वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो वो आपको तो विराम चिन्ह किसको कहते हैं मालूम है ना? विराम चिन्ह, हाँ, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, वो आप अपनी तरह से लिख देना विद्यार्थी मित्रों। चलो, इसके बाद है पहेलियाँ। बराबर। तो चलो, हम 2 पहेली समझेंगे आज। कौन सी है? एक कागज और जीवन, 2 पहेली है। तो हम पहली समझेंगे कागज और उसके बाद में समझेंगे जीवन की। तो चलो, कागज का। चलो, कागज 3 अक्षर का मेरा नाम, कलम करती मेरा काम, आदि कटे तो गज बन जाओ, अंत कटे तो काग कहलाओ। दूसरी पहेली है, क्या है? जीवन। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, हर प्राणी में मेरा धाम, आदि कटे तो वन बन जाओ, अंत कटे तो जीव कहलाओ। विद्यार्थी मित्रों, बता दूं मैं, आगे प्रश्न नंबर 2 है, उसमें कौन कौन से चिन्ह लगाओगे। चलो, मैं पाठ्य पुस्तक में कर देती हूँ, आप घर में कर देगा, घर पे अपनी नोटबुक में देख के लिख देना। हाँ, चलो। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, क्या आएगा? उचित विराम चिन्ह, इसमें प्रश्नार्थ का चिन्ह आएगा। और जल ही जीवन है, तो ये चिन्ह आएगा। नर्मदा, तापी, साबरमती, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियाँ हैं, इसको विराम चिन्ह। और वाह, कितना सुंदर दृश्य है, वाह,
उद्गार वाक्य, उद्गार का ये चिन्ह आएगा, एक लिटी आएगी, उसके बाद में ऐसे उद्गार का चिन्ह बोलते हैं इसको। और इसका આપણે કોક નવી વસ્તુ જોઈએ છે, પછી એકદમ મોઢામાંથી કેવો આશ્ચર્યજનક આપણે શબ્દ નીકળે છે, તો એના માટેનું ચિહ્ન છે। અને પછી છે કે શેઠ बोले कुत्ते भाई जाओ अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, आज तुम मुक्त हो। એ બોલે છે તેને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લખાય ને, એટલે પહેલાં તમને ખબર છે કે હિન્દીમાં આપણે વાક્ય પૂરું થાય એટલે વિરામ ચિહ્ન મૂકીએ, તો પહેલાં આ મૂકવાનું। અને ક્યાંથી તમે કરશો, અહીંયાથી કરશો, એ અહીંયા ગાડીથી ઇન્વર્ટેડ કોમામાં, બરાબર। ચલો હવે આ તો આવડશે ને, ઘરે આટલું કરી દેજો, લખો ને ત્યારે, બરાબર, નોટબુકમાં આટલું કરી દેજો। ચલો હવે હું તમને સંજ્ઞા બતાવી દઉં। જો હવે શું છે, પહેલાં તો મોબાઈલ का उपयोग जीवन में लाभदायी है या हानिकारक। પહેલાં તો હું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કહી દઉં કે મોબાઈલનો ઉપયોગ, देखो विद्यार्थी मित्रों, मोबाइल का जितना सही तरह से उपयोग करो ना वो लाभदायी, और गलत तरीके से उपयोग करो ना तो हानिकारक है। अपने विचार लिखिए, यानी कि एक निबंध है, बराबर। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। मोबाइल एक विज्ञान का चमत्कार है। मोबाइल की तरह से किसी वरदान से कम नहीं। टेलीफोन का अब रखना संभव नहीं है। पहले तो पीसी एसटीडी सब थी, अब तो वो सब बंद हो गया है। अभी तो गांव में भी, और पहले वो सब था। मोबाइल ने सारी समस्या हल कर दी। जहाँ चाहे हम बात कर सकते हैं, नई नई चीज़ अंदर देख सकते हैं। उसकी अब हम किसी की के मैसेज का भी, अब व्हाट्सएप में मैसेज डालो तो कई तरह अलग अलग है वेबसाइट, हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जल्दी से एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मोबाइल की वजह से सूचना, समाचार या संदेश पहुंचा सकते हैं। किसी से मिलना हो तो बटन दबाकर मिलने का समय निश्चित कर लो। गांव, शहर, देश, दुनिया में किसी भी रहने वाले हो तो अपने मित्र या स्वजन से वार्तालाप कर सकते हैं। मोबाइल ने वार्तालाप करने की दूरियां तो मिटा ही दी है, पर साथ ही साथ क्या किया है, उसका मोबाइल से बहुत लगाव अच्छा नहीं होता। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग अच्छा तो देखते हैं पर बुरा भी कई बच्चे देखते हैं। उसकी तो वजह से क्या होता है, एक तो सही बात बोलूँ, आप जो पबजी गेम खेलते हो ना, वो बुरी है, वो अच्छी नहीं थी, अब तो बंद हो गई है। तो कि उससे कान, दिमाग में सब में बीमारियां हो सकती है। उससे हमारा कीमती समय बर्बाद हो सकता है। कभी कभी तो मोबाइल पर अनावश्यक बातें करने से हमारा समय भी व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। और जो जरूर काम की जो बात है वो हम नहीं कर सकते, और अधिक उसका उपयोग से अधिक अपव्यय भी होता है। इसलिए मोबाइल का आवश्यक सीमित उपयोग करना चाहिए, उसका गलत तरीके से उपयोग करना चाहिए नहीं। देखो मोबाइल की वजह से तो आपको अब घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण मिलता है, वो कितना अच्छा है ना। आपको तो स्कूल तो अभी कोरोना की वजह से आना नहीं है स्कूल में, तो आपको तो आप घर पर बैठ के एजुकेशन लेते हो, तो अच्छा है ना वो। हाँ, अच्छी चीज़ है विद्यार्थी मित्रों, वो लेना सीखो, बुरी चीज़ नहीं लेना सीखो। चलो हम उसके बाद में आगे आज क्या सीखेंगे, संज्ञा, वो मैंने आपको सिखा दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो देखो इसमें से मैंने ढूंढ के लिख दिया है व्यक्तिवाचक में। देखो भारत, हिमालय, देखो ये सारी है भारत, दिखाई देता है विद्यार्थी मित्रों। भारत, ईमानदारी, दूध, हिमालय, तेल, भीड़, नदी, पर्वत, नर्मदा, पेड़, बुराई, सेना और झुंड, इतनी है। उसमें से हमें अलग करना है, कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा द्रव्यवाचक, कौन सा भाववाचक, कौन सा समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक में कौन सी आती है, भारत आता है, हिमालय आती है और नर्मदा आता है। जाति, कौन सी जाति बताती है, ये नदी, पर्वत और पेड़ जाति बताता है। अब कौन सा रह गया, द्रव्यवाचक, दूध किस में आएगा, द्रव्यवाचक। चलो एक तो दूध आएगा,
और एक तेल आएगा, वो द्रव्य यानी कि पदार्थ है। ये दूध आएगा, ओके, और एक तेल आएगा, दोनों आएंगे। चलो अब भाववाचक, भाव यानी कि देखो अच्छा भाव हो, खराब बुरा भाव हो, दुख का हो, सुख का हो, इसको भाव बोलते हैं। तो कौन इसमें से देखो, ईमानदारी को भाव बोलते हैं, बुराई को इसको भी भाव कहते हैं। तो आएगा, चलो ईमानदारी, बुराई, इसको भाव भाव बोलते हैं। जो भाव बताता है ना, इसको समूहवाचक, समूह यानी कि झुंड, टोला। देखो ये सेना आएगा, झुंड आएगा, आएगा भीड़ भाड़, वो सब क्या आएगा, समूहवाचक। चलो भीड़, भीड़ आएगा, सेना आएगा, और क्या आएगा, झुंड आएगा। देखो बस, चलो अब ये आपका लिखित कसौटी का आज पूरा हो गया। आप घर पे लिख देना हिंदी की नोटबुक में, इसमें से कुछ नहीं करना। देखो ये ना, ये कुछ परीक्षा में नहीं पूछता, ये सब समझना है तो समझा देती हूँ, पर इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता विद्यार्थी मित्रों। सेवक का पर्यायवाची क्या होता है, दास। कृष्ण का एक नाम क्या होता है, मोहन। वर वधु के पिता परस्पर क्या कहलाते हैं, वधु के समधि। इससे उसे मुलायम भी कहते हैं, तो नरम। चंद्रमा का प्रचलित नाम चंदा। भाग्य को इस नाम से भी पुकारते हैं, करम। नारी का विलोम यानी कि विरोधार्थी, तो नर। यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, तो कर। बराबर। चलो अब हमारी धोरण 7वीं कक्षा के बच्चे, अब हमारी पाठ्य पुस्तक पूर्ण हो गई है। जो निबंध है, जो कहानी है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो घर पे कैसे कर बच्चे तैयारी करते हो ना, सब पढ़ना, हाँ अच्छी तरह से। 80 मार्क का पेपर आएगा, कितने आएगा 80 का। हाँ आपका हिंदी का पेपर, तो अच्छी तरह से लिखना, पढ़ाई करना, घर पे ख्याल रखना। थैंक यू।